हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो जो सेकंड बैच वाले अभ्यर्थी हैं उनकी एक सप्ताह की आंसर राइटिंग पूरी हो गई है और उस आंसर राइटिंग को देखकर मैंने इस चीज़ का फैसला किया कि जो भी मिस्टेक आपके द्वारा अपनी कॉपी में की गई हैं वो दोबारा ना हो, इसीलिए आपके सामने एक क्लास में लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है कि उत्तर लेखन का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखो, नोट्स और जो वीडियो क्लास है वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं सारी। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं यानी कि पत्राचार क्या होता है, सारणी रूप क्या होता है शासकीय पत्र का, या फिर जो मुहावरे की आपको पूरी पीडीएफ है, या फिर प्रशासनिक शब्दावली और वाणिज्यिक शब्दावली की पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं। इस क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे उत्तर लेखन के तरीके पर। ठीक है, यानी कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से एक बेहतर उत्तर लिखना है। बेहतर उत्तर लिखने का मतलब यहां है कि कैसे आप अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से अपने उत्तर का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी आप सभी की कॉपियां मैंने देख ही ली हैं, तो मुझे लगभग एक आइडिया मिल गया है कि क्या क्या मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं और कैसे उसको दूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपठित गद्यांश की। ठीक है, अपठित गद्यांश से बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें देखते हैं जो आपको उत्तर लेखन के समय ध्यान रखनी है। जैसे कि बहुत से लोग मार्जिन वाली कॉपी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मार्जिन वाली कॉपी का ही प्रयोग करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको इस तरीके की कॉपी ही आयोग उत्तर लिखने के लिए देता है। तो सबसे पहले इस तरीके की कॉपी का प्रयोग करें, और जब इस तरीके की कॉपी का प्रयोग आप लोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मार्जिन वाला जो भाग होता है, ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता है? क्योंकि ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये होता है किसके लिए? जो कॉपी चेक करता है वो यहाँ पर अपना उसे कुछ भी रिमार्क देना हो वो देता है। आप लोगों के जो लिखने की जगह है वो है ये। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे और यहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो पहली चीज है कि मार्जिन वाली कॉपी का प्रयोग करें। दूसरा क्या है कि इस मार्जिन के जो बाहर वाला भाग होता है इसमें कुछ ना लिखें। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि बिल्कुल साफ स्वच्छ लिखें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसे और थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास कर लें। अगर थोड़ी सी राइटिंग खराब भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर दूर लिखें ताकि जो कॉपी चेक करने वाला हो वो आपके अक्षरों को बहुत ही सही से पढ़ सके, उसे कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर कॉपी चेक करने वाले को समस्या होने लगी तो निश्चित तौर पर आपके लिए परेशानी खड़ी होगी और वो बहुत ही कम अंक देकर आगे निकल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी कुछ लोग कटिंग बहुत करते हैं लिखने के दौरान। कुछ भी लिखा, काटा, फिर उसको सही करके लिखा, फिर काटा, फिर सही करके लिखा। तो ये वाली जो चीज है इसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो आरो यारो का जो मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि कटिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। मान के चलिए अपठित गद्यांश में कहीं आपने थोड़ी बहुत कटिंग कर दी, मामला ठीक है, चल जाएगा। लेकिन मान के चलिए पत्राचार में, अब किसी पत्र में अगर आप कटिंग करते हैं तो फिर वह बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आपको भी पता है कि आप अगर मान के चलिए किसी को पत्र देने जा रहे हैं, ठीक है, किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो ये बेसिक सी चीज है कि उसमें भी कटिंग नहीं होनी चाहिए।
और अब यहाँ पर मामला तो परीक्षा वाला है, तो बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो साफ स्वच्छ लिखें, बेहतर राइटिंग लिखें, दूर लिखें थोड़ा गैप करके, ताकि चीज़ें अच्छे से पढ़ने में आए, और कटिंग बिल्कुल ना करें। बाद बाकी पांचवी जो चीज़ है वो है बर्तनी को लेकर। बर्तनी बिल्कुल आपकी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो बर्तनी शुद्धि पर विशेष ख्याल रखें जब आरओ यारो प्री की तैयारी आप लोग करते हैं, तो इसीलिए उसमें बर्तनी और वाक्य शुद्धि भी पूछा जाता है, ताकि आप मुख्य परीक्षा में कोई भी गलती ना करें। तो बर्तनी आपकी 100% सही होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिंदी की। देखो हिंदी में बिंदी का अपना एक विशेष महत्व होता है, ये मैं बार बार आपकी कॉपी पर भी बताता हूँ और फिर से मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं होता है, ठीक है, तो इसमें बिंदी होती है। आदेशों होता है, ठीक है, तो इसमें भी बिंदी होती है। यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं अधिकारियों, ठीक है, तो यों आता है ना, तो बिंदी आती है बाद में। जैसे निर्देशों, सो आता है। ऐसे हैं और है, तो है में तो बिंदी नहीं आएगी, लेकिन जहां पर है आएगा वहां पर बिंदी आएगी। तो इस तरीके की जो बिंदी का प्रयोग होता है उनका आप लोग विशेष ख्याल रखें। और ये जो बिंदी वाली मिस्टेक है ये मोस्टली आप में से कई लोग कर रहे हैं, तो इसको पूरी तरीके से ध्यान रखें। और अगर आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो आपका जो शब्द है वो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा, इसीलिए बिंदी का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी क्या, बेसिक चीजें जो आपको उत्तर लेखन के दौरान याद रखनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक अपनी कॉपी में कर रखी है, उसी के आधार पर मैं आपको चीजें बताते चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपठित गद्यांश की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि अपठित गद्यांश का उत्तर लेखन का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर बात सिर्फ प्रस्तुतिकरण की होगी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि शीर्षक क्या होता है, सारांश क्या होता है, सारांश को कैसे लिखना है, ठीक है, या फिर शीर्षक का चयन कैसे करना है। वो सब चीज़ें आपको नोट्स और वीडियो क्लास के फॉर्मेट में पहले ही बता दी गई हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्रस्तुतिकरण की। तो देखो जैसे ये कॉपी है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तरीका होता है, पहले तो आपको पता है कि पूरा सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका पर नहीं लिखना होता है। एक दो स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका पर क्या किया है कि गद्यांश भी पूरा उतार दिया है। तो गद्यांश नहीं उतारना होता है, सिर्फ आप यहाँ पर उत्तर संख्या डाल दें ऐसे करके एक, ठीक है। उसके बाद आप डाल दें ऐसे करके शीर्षक डालें और यहां पर शीर्षक लिख दें और उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, ठीक है। ये तरीका होता है आपने लिखने का। उसके बाद जैसे सारांश लिख रहे हो तो सारांश यहां पर ऐसे करके लिख दें, ठीक है। बाद बाकी जो आप अंडरलाइन करते हैं बिल्कुल सीधी रेखा से करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके की डिजाइनिंग करते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। इस तरीके की डिजाइनिंग आपको कहीं भी अपनी कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं तो आपको भी पता है जो रेखांकित अंश है उसका पहला शब्द लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम शब्द लिख लेते हैं और फिर इस तरीके से करके और फिर नीचे आपको लिखना है सा संदर्भ व्याख्या और फिर आपको व्याख्या लिखना है यहां से। उसके बाद अगर जो रेखांकित अंश में कुछ कठिन शब्द हैं उनका आप शब्दार्थ लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना उत्तर वहां पर प्रेजेंट करना है, यही एक तरीका होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखो चीजें क्या है कि एक जो मिस्टेक आप यहां पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी, रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह की। देखो जो जो रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कोई शब्द लिखा है, मान के चलिए आपने लिखा रमेश ठीक है, और अब इसके बाद अगर आपको रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं आप में से, या तो वो ये कर देते हैं, ठीक है, बीच से लगा के ऐसे कर देते हैं, डैश कर देते हैं, या फिर वो ऐसे करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें गलत होती हैं, आपको ध्यान रखना है। जो रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह लगाना है तो कुछ इस तरीके से आपको लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, एक तो यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं, तो जब आप रेखांकित अंश लिखते हैं तो उसका एक पहले का शब्द फिर बाद का जो लास्ट शब्द होता है वो ले लेते हैं और बीच में रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं। या फिर जब पत्राचार वाला कोई प्रश्न होता है तो वहाँ पर आप प्रारूप दर्शाते हैं तो वहाँ पर भी यही चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आप महोदया लिख देते हैं और जब प्रारूप होगा तो कुछ सामग्री उसमें आती नहीं है लिखने के लिए, तो फिर इस तरीके से आपको लिखते हुए आगे बढ़ना होता है। ये चीज़ें ऐसे करके या फिर नीचे ऐसे नहीं करना है। जो अक्षर का पाद प्रदेश यानी कि जो नीचे वाला प्रदेश होता है, पैर से अक्षर के पाद प्रदेश का मतलब अक्षर का जो पैर होता है वहां से ये लगता है रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह। तो इस चीज की भी मिस्टेक ना करें। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपकी कॉपी जितनी अच्छी लिखी होगी और आंसर जितना सटीक लिखा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। बाद बाकी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तर बिल्कुल सही लिखना है और दूसरी देखो, मेंस में अगर आपको पार पाना है तो दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो उत्तर सही लिखना है और दूसरा क्या है कि उसको सही तरीके से भी लिखना है, सही तरीके से भी लिखना है। दोनों बातें जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उत्तर तो सही लिखा है बिल्कुल, लेकिन कॉपी में जहां मन आया इधर लिख दिया, कहीं कुछ इधर लिख दिया, गड़बड़ी कर दी पूरी। तो उत्तर बिल्कुल सही लिखना है और उस उत्तर को सही तरीके से भी लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब ये बात हो गई किसकी, अपठित गद्यांश की, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपने देख लिया किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में करना है और कैसे रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हम लोग आ जाते हैं पत्राचार पर। तो पत्राचार में जो आप लोग पहली मिस्टेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि देखो, पत्र का जो प्रारूप होता है उसमें जो भी जानकारी होती है उसका एक नियत स्थान होता है। जैसे आप मान के चलिए शासकीय पत्र का अगर प्रारूप बना रहे हैं तो वहां पर पत्रांक यहाँ पर आएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको नीचे कर दिया, ठीक है, प्रेषक को पत्रांक के बिल्कुल सामने डाल दिया और कभी महोदया यहाँ सटाकर लिख दिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी आपकी, आपको बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपका पूरा उत्तर आपका काट दिया जाएगा अगर आप इस तरीके की मिस्टेक करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी पत्र की जानकारी होती है, चाहे वो पत्रांक हो, प्रेषक हो, प्रेषिती की जानकारी हो, दिनांक हो, स्थान हो, संबोधन हो, प्रतिलिपि हो, उनका एक निश्चित स्थान होता है
और वह चीज़ें वहीं लिखी होनी चाहिए। तो आपको नोट्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, वीडियो उनके ऊपर ऑलरेडी दे दी गई है, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर समझ लें कि कहाँ पर कितना स्पेस देखे, किस चीज़ को कहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। बाद बाकी रिक्त स्थान पूर्ति सूचक की चिन्ह की गलतियाँ की हैं वो मैंने बता ही दिया है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी पत्र आलेखन का कोई प्रारूप या फिर उदाहरण दर्शा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वह एक ही पेज पर कवर हो जाए, क्योंकि जो भी पत्र होता है वो कभी भी 2 पेजों में नहीं होता है, एक ही पेज में होता है। तो आप इस तरीके का उदाहरण भी याद कर लें, एक जो एक पेज में कवर हो जाए। ठीक है, बाद बाकी हाँ, ये मिस्टेक और आप लोग बहुत कर रहे हैं कि जब आपको 2 पत्रों के बीच का अंतर लिखने के लिए दिया जाता है तो आप उसका सही तरीके से प्रस्तुतिकरण कैसे करें। तो जैसे मान के चलिए आपको कुछ भी दिया गया है, जैसे एक तरफ मान के चलिए शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में आपको अंतर दिखाना है। ठीक है, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो, आपको बिल्कुल एक सटीक पैटर्न फॉलो करना है, और वो पैटर्न ये है कि सबसे पहले आप संक्षिप्त में परिभाषा दिखा दें दोनों तरफ, उसके बाद उद्गम कहाँ से होता है वो दिखा दें, फिर आप गंतव्य कहाँ है वो दिखा दें, उसके बाद विषय वस्तु क्या होती है वो दिखा दें, भाषा कैसी होती है वो दिखा दें, लिखने की शैली कैसी होती है वो दिखा दें, उसके बाद संबोधन क्या होता है या फिर कुछ भी विशेष हो वो चीज़ें दिखा दें। और जो अंतर का आधार है, जैसे कि यहाँ आपने परिभाषा बताई है तो यहाँ भी परिभाषा बताइए, यहाँ आपने उद्गम की बात की है पत्र के उद्गम की, तो यहाँ भी पत्र के उद्गम की बात कीजिए। बहुत से लोग आप में से मिस्टेक ये कर रहे हैं कि एक तो उनका अंतर बताने का कोई सेट पैटर्न नहीं है, वो सबसे पहले बताने लगते हैं संबोधन की बात, इधर बताने लगेंगे कहीं भाषा शैली की बात। तो इस तरीके से नहीं होता है, आप बिल्कुल सटीक पैटर्न पर लिखें, संक्षिप्त में परिभाषा, उद्गम, गंतव्य, विषय वस्तु, भाषा शैली, संबोधन, और जो भी कुछ और वहाँ पर अंतर बनता हो, हर पत्र का कुछ अलग अलग मामला होता है तो वो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो इस तरीके से 2 पत्रों के बीच के अंतर को आपको दिखाना है। तो ये 4 चीज़ें पत्र आलेखन वाली थी जहाँ पर आपने मिस्टेक करी है। फिर है अगला शासकीय पत्र का सारणी रूप। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक ही चीज़ बतानी थी कि एक तो जो आप सारणी रूप का जो प्रारूप बनाते हैं उसकी रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखा है कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे। तो स्केल से बिल्कुल सीधी रेखा खींचें। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो विषय और आशय वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो विषय और आशय वाला कॉलम बनता है उसमें स्पेस ज़्यादा रखा करिए, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट ज़्यादा लिखना होता है। तो इस वाले कॉलम में, विषय और आशय वाले कॉलम में गैप ज़्यादा रखिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा होता है। बाद बाकी तो जो प्रेषिती, प्रेषक और क्रम, संख्या, पत्रांक, दिनांक, स्थान का जो कॉलम होता है उसमें कम कम गैप रखा करिए, और विषय और आशय वाले कॉलम में ज़्यादा गैप बना के रखिए। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारूप की रेखाएं हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और नीचे से भी आप एक लाइन इस तरीके से कर दिया करें ताकि जो पूरा प्रारूप है वो एक बॉक्स में बंद जैसा हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपको शासकीय पत्र के सारणी रूप में ध्यान रखनी है। बाद बाकी इसमें कोई और मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करी है, चीज़ें बिल्कुल सही की हैं। उसके बाद देखो मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इसमें भी कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं। एक तो जो मुहावरा है या फिर लोकोक्ति है उसका सटीक अर्थ ही आपको लिखना है। ठीक है, सटीक अर्थ ही लिखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग गूगल का प्रयोग कर रहे हैं,
तो गूगल का प्रयोग करना बंद करिए और नोट्स जो आपको दिए गए हैं उनको पढ़िए, या फिर मार्केट में वासुदेव नंदन या फिर हरदेव बहारी जैसी स्टैंडर्ड किताबें मौजूद हैं, उनका अध्ययन करिए। ठीक है, तभी आप मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अर्थ लिख पाएंगे, और जब सटीक अर्थ लिखेंगे तभी आप सटीक वाक्य प्रयोग भी कर पाएंगे, नहीं तो आपकी दोनों चीजें गलत हो जाएंगी और आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा। बाद बाकी एक चीज आपको और बतानी थी कि जो वाक्य प्रयोग होना चाहिए वह स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के वाक्य प्रयोग ना करें कि बिल्ली को देखकर चूहा 9 2 11 हो गया। इस तरीके का वाक्य प्रयोग ना करके आप लोग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपना बढ़ाएं और एक अच्छा वाक्य चुनें, ताकि मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो सके। बाद बाकी आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर अपने वाक्य प्रयोग को और शानदार करना है तो आप इसके अंदर जीएस और करंट अफेयर्स का कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हाल की घटनाएं हैं उनको आप वाक्य प्रयोग में शामिल कर लीजिए, या फिर जीएस में जो भी घटनाएं हैं उनको भी आप मुहावरे के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अगर जीएस प्लस करंट अफेयर्स का प्रयोग करके प्रयोग वाक्यों में करेंगे तो इससे जो परीक्षक होगा उसकी नज़रों में आपके लिए एक सकारात्मक दृष्टि भी जाएगी, तो वो आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। तो इसमें बस आपको एक ही चीज बताना है कि बिल्कुल सटीक अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सटीक अर्थ का मतलब अब सटीक शब्द यहां पर लिखना होगा, अर्थ तो गलत हो गया। ठीक है, बिल्कुल सटीक शब्द चुनना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सटीक शब्द चुनना कैसे है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शब्द है वो प्रशासनिक और वाणिज्यिक आधार पर दिए जाते हैं। तो जो प्रशासन में शब्द प्रयोग होते हैं और या फिर जो वाणिज्य में शब्द प्रयोग होते हैं उन्हीं के अनुसार वहाँ पर उसका पारिभाषिक रूप लिखना होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सुपरिटेंडेंस का एक पूछा गया था तो वहां पर शायद आप लोगों ने लिख दिया है देख रेख। ठीक है, तो आम बोलचाल की भाषा में देख रेख ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इसका मतलब होता है अधीक्षण। तो अधीक्षण प्रशासन में प्रयोग होने वाला शब्द है और ये कॉमनली प्रयोग होने वाला शब्द है। तो सुपरिटेंडेंस अगर आ जाए तो वहां पर आपको इसका मतलब अधीक्षण लिखना है, ना कि देखरेख, क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है लेकिन ये होता है कहाँ पर, प्रशासन में प्रयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शब्दों का जो चयन है वो आपको प्रशासनिक और वाणिज्यिक आधार पर ही करना है। तो ये हो गया। बाद बाकी अब बचा अंतिम अपना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 अंक का एक प्रश्न होता है, कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 अंक के लिए जो आपका कंप्यूटर का उत्तर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बिल्कुल आपका उत्तर होना चाहिए, और टू द पॉइंट उत्तर होना चाहिए कैसे, तथ्यों के आधार पर। जैसे आपके कुछ आंसर मैंने पढ़े तो आप लोग वहां पर तथ्य अपने उत्तर में शामिल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखने के लिए आ गया तो आप लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कुछ लोग लिख रहे हैं, काफ़ी तो बहुत अच्छा लिखते हैं। कुछ लोगों ने इस तरीके से लिखा है कि सुपर कंप्यूटर बहुत तेज चलने वाला कंप्यूटर होता है, ये बड़े बड़े संस्थानों में प्रयोग किया जाता है, इसकी गति बहुत तेज होती है। तो ये एक ऐसा उत्तर हो गया जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तथ्य का मतलब ये होता है कि अगर आपने लिखा कि सुपर कंप्यूटर बहुत तेज चलता है तो सबसे पहले आप उसके गति की बात करिए कि कितने पेटाफ्लॉप में उसकी गति है। बड़े संस्थान की जगह एग्जैक्ट संस्थान का नाम लिखिए कि किन किन संस्थानों में वो प्रयोग हो रहा है। उसका
कार्य क्या है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण भी बताइए, और आप इस तरीके से तथ्यों के आधार पर चलकर अपना उत्तर टू द पॉइंट लिख सकते हैं। बाद बाकी बहुत से प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की विशेषताएं पूछी जाती हैं, किसी भी चीज़ के प्रयोग पूछे जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जैसे कि वर्तमान परिदृश्य में कंप्यूटर का उपयोग बताइए, या फिर वर्तमान परिदृश्य में एआई के खतरों के बारे में लिखिए। तो इस तरीके के जो उत्तर हैं वो पूरे पैराग्राफ में ना लिखकर आप लोग इसको बिंदुवार लिखा करिए, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 ना डाल के इस तरीके का कोई साइन आप बना सकते हैं, नंबरिंग मत किया कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि बिंदुवार वहां पर जब आप इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उससे परीक्षक को काफी आसानी रहेगी और वो आपके प्रत्येक पॉइंट को पढ़ पाएगा। तो जहां पर भी इस तरीके के प्रश्न आए, विशेषता बताना हो, किसी के प्रयोग बताने हो, ठीक है, किसी दो चीज़ों के बीच का अंतर दर्शाना हो, तो उनको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखकर उनको बिंदुवार दर्शाया कीजिए। बाद बाकी एक अंतिम चीज यही थी कि कंप्यूटर के सभी प्रश्नों में जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर उदाहरण जरूर लिखिए। उदाहरण लिखने से ये हो जाता है कि परीक्षक को पता चल जाता है कि आपको किसी भी चीज का व्यवहारिक ज्ञान भी है। तो ये हो गया है आपकी पूरी डाउट क्लास। सभी चीज़ों पर हम लोगों ने बात कर ली। बाद बाकी और तो कोई मिस्टेक आपके द्वारा नहीं की गई है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाद बाकी जब जब भी आप मिस्टेक करेंगे तो इसी तरीके की डाउट क्लास के माध्यम से आपको सभी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।